रावण कहते हैं, लेकिन अगर पिछड़ों की बात करें तो उनके लिए राम वाला काम करते हैं। इस बार एक ऐसे पार्टी से आ रहे हैं जिनके पार्टी का टैग मिलना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, कैसे इसको आप ले रहे हैं? उनकी छवि दिखाया जाता है कि एग्रेसिव है, हिंसात्मक चीजों को अपनाते हैं। उसको कैसे आप जनता के बीच में रखिएगा? जो जिन पे आरोप लगता है ऐसे हिंसा भड़काते हैं, उसको उनके साथ मिलकर आप चुनाव लड़ेंगे, क्या चैलेंजेस रहेगा? नहीं, देखिए, संविधान के खिलाफ हम कोई काम ही नहीं करते हैं। संविधान के खिलाफ जो छेड़छाड़ कर रहा है, जो संवैधानिक दायरे में रहकर असंवैधानिक काम कर रहे हैं, हम उन लोगों को चेताते हैं, हम उन लोगों के ऊपर हावी होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर दिए हैं आवाज न्यूज और NSN इंडिया न्यूज। फेसबुक पर देख रहे होंगे तो पॉडकास्टर विवेक या विवेक कुमार पे भी देख रहे होंगे। आज हम पिपरा विधानसभा चुनावी दौर में आए हैं और यहाँ पे एक ऐसे कैंडिडेट से बात करने वाले हैं जो आप सभी उन पार्टी को जानते होंगे, इनके बड़े नेता को जानते होंगे, लेकिन इस बार बिहार आए हैं और बिहार में पिपरा विधानसभा में जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, जिनको आप सभी जानते होंगे और उनको एक अलग अंदाज से जाना जाता है। अपने आप को रावण कहते हैं, लेकिन अगर पिछड़ों की बात करें तो उनके लिए राम वाला काम करते हैं। उन्हीं के पार्टी के प्रत्याशी पिपरा विधानसभा के मुमताज आलम जी, जो पिपरा विधानसभा के प्रत्याशी हैं। मुमताज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पिपरा विधानसभा में पिछले बार आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और इस बार एक ऐसे पार्टी से आ रहे हैं जिनके पार्टी का टैग मिलना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, कैसे इसको आप ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि जो मैंने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम यहाँ से लड़े थे चुनाव और काफ़ी कम समय मिला था हमको और लोगों का भरपूर समर्थन प्यार भी मिला था। अब इस बार जो है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी के तरफ से मुझे इस तरह से बनाया गया है, प्रभारी, विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है और अगर पार्टी चाहेगी तो टिकट भी मिलेगा और यहाँ से चुनाव भी लड़ेंगे हम, क्योंकि चुनाव तो लड़ना ही है। पिछली बार भी लड़े थे, इस बार भी लड़ना ही है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण साहब, जिनकी लोकप्रियता पूरे देश में इस कदर है कि किसी को ऐसा नहीं है कि हाँ कोई इंसान नहीं जानता हो या कहीं परिचय के मोहताज हो। जो उनका परिचय है, जो उनकी पहचान है, जो उनका काम है, वो उनके दम पर और अपने दम पर बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी बड़े परिवार से आते हैं और उनका कोई राजनीति बैकग्राउंड रहा हो और वहां से निकलकर शहजादा के रूप में स्थापित हुए हो राजनीति में, ऐसा नहीं है। जो है वो उनका खुद का बनाया हुआ है और मेहनत उनका इतना ज़्यादा है कि आज पूरे देश में चाहे किसी भी जाति का लोग हो, जो हमारे निचले जाति के जितने भी लोग आते हैं, शोषित वंचित, जिनको जबरदस्ती प्रताड़ित किया जाता है, उन पर शोषण किया जाता है, गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो SC ST के जो लोग हैं, जो दलित समाज से लोग आते हैं, इन लोगों के दिलों पर राज करते हैं आज वो। उनके जैसा आज वर्तमान में इस हमारे पूरे भारत देश में कोई दूसरा नेता, कोई दूसरा सांसद नहीं है और ना ही उनकी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, वैसा कोई नेता या पार्टी नहीं है, पूरे देश में नहीं है। तो इसलिए मैं तो खुद अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे ऐसे पार्टी में काम करने का मौका मिला जो हमारे हक की बात करता है, जो गरीबों के हक की बात करता है। तो मैं तो खुद सौभाग्यशाली हूं और जो लोग भी इस पार्टी से, इस संगठन से, जो हमारी भीम आर्मी संगठन है, उस संगठन से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में काम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। किसी योद्धा के साथ में अगर आप काम करिएगा मिलकर और आपको बराबरी का मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है, मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी। जो है उनकी छवि दिखाया जाता है कि एग्रेसिव है, हिंसात्मक चीजों को अपनाते हैं। उसको कैसे आप जनता के बीच में रखिएगा? जो जिन पे आरोप लगता है ऐसे हिंसा भड़काते हैं, उसको उनके साथ मिलकर आप चुनाव लड़ेंगे, क्या चैलेंजेस रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात कि यह इल्जाम कौन लगाते हैं, आप इस बात को पहले समझ लीजिए। अगर किसी गरीब, किसी दलित समाज के लोगों का या उनकी लड़की का या बहन का, बेटियों का बलात्कार हो जाता है और अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता है, थाना के चक्कर काटते रह जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाते हैं और उनको अगर इंसाफ नहीं मिलता है
और जब वह इंसाफ मांगने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों के पास आते हैं और जब हमारे लोग जब तट मैदान में उतरते हैं, जब इंसाफ की को अपने तरीके से मांगने का प्रयास करने लगते हैं, तो फिर लोग इल्जाम लगाते हैं कि एग्रेसिव होकर बात करते हैं। हम आपको रोके, क्या वो संविधान के खिलाफ नहीं जाता है एक हिंसात्मक रुख? नहीं, देखिए, संविधान के खिलाफ हम कोई काम ही नहीं करते हैं। संविधान के खिलाफ जो छेड़छाड़ कर रहा है, जो संवैधानिक दायरे में रहकर असंवैधानिक काम कर रहे हैं, हम उन लोगों को चेताते हैं, हम उन लोगों के ऊपर हावी होते हैं कि भाई आप संविधान के दायरे में रहकर काम करिए। किसी बेटी का बलात्कार हो जाता है और वह किसी चक्कर सरकारी कार्यालय के चक्कर काटता रह जाता है, तो वो कौन से संविधान में है? और अगर हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी पे हावी होना, हिंसात्मक होना, क्या संविधान अलाउ करता है? देखिए, हिंसात्मक नहीं होते हम लोग, कहीं हिंसा का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। यह तो एक तरह का नेगेटिव फैलाया जाता है जबरदस्ती कि हम लोग क्योंकि शोषित वंचित लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, उनके मुद्दों की बात करते हैं, तो कुछ लोगों को या कुछ विशेष जाति के लोगों को पचता नहीं है और वह जबरदस्ती प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि हम लोग हिंसा रुख अपनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जहां भी जो भी बात करते हैं वो संविधान के दायरे में रहकर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ संविधान को अलग किनारा कर दिए और हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों का तो पहला दायित्व यही है कि जो संविधान हमको अधिकार दिया है उसी आधार पर हम अपनी बात को रखेंगे, उसी आधार पर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, और हम वो करते हैं। ठीक है। पिपरा विधानसभा कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता था। पिछले चुनाव में भी देखा जाए तो वो बहुत कम अंतर से हारे और भाजपा के प्रत्याशी जो हैं वो जीते। इस बार आप लोग भी आ रहे हैं, जो कम्युनिस्ट का वोट था वो आपको भी सपोर्ट करते हैं, कम्युनिज्म को भी सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं हो ऐसे आप दोनों बांट लेंगे और फिर कोई तीसरा निकल जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी तक पिपरा विधानसभा हो या पूरे बिहार की मैं बात करूं विधानसभा की, क्योंकि हमारी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी से भीम आर्मी, तो वो उन्होंने अपना ऐलान कर दिया है कि 100 सीटों पर हम चुनाव बिहार विधानसभा का लड़ेंगे। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी जौहर आजाद जी ने ये ऐलान कर दिया है कि 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो बाकी के 143 सीट बचते हैं और बिहार में सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए? 142 सीट चाहिए। हम एक सीट और एक्स्ट्रा ही कह रहे हैं, 122 सीट चाहिए और हम 143 सीट छोड़ रहे हैं। हम एक मतलब मान लीजिए कि जो इंडिया गठबंधन है, जिसके अलायंस है कम्युनिस्ट के लोग या आरजेडी के लोग या फिर कांग्रेस के लोग या फिर वीआईपी के लोग या फिर कोई और छोटे छोटे जो 2-3 दल हैं, वो लोग मिलकर जो गठबंधन बनाए हुए हैं इंडिया अलायंस महागठबंधन, हम अगर उनके लिए, उन पार्टियों के लिए अगर 143 सीट छोड़ रहे हैं और 100 सीट पर हम लड़ने का दावा कर रहे हैं, तो हमें 100 सीट लड़ने दिया जाए। हमारी जहां पे मजबूती है, हमारे जहां पर लोग एक्टिव हैं, हमारे जहां पर लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, जहां जीत सकते हैं, उन 100 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और वहां हमें लड़ने दिया जाए। इन सीटों पर आरोप यह भी लग रहा है एनडीए गठबंधन की तरफ से कि जहां पे एनडीए के प्रत्याशी पहले से जीते हुए हैं, वहीं पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं बी टीम के रूप में इंडिया गठबंधन का काम कर रहे हैं। अच्छा, जहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते हुए हैं तो इसका एनडीए, अच्छा ठीक है, एनडीए हो या इंडिया हो, कोई भी गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट पार्टी है, बिल्कुल एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल हैं, पता है। तो एनडीए के जहां पर जीते हुए जो लोग हैं, अगर वहां पर हमारी लड़ाई सामने से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहे हैं, वहां इंडिया अलायंस वाले प्रत्याशी ना उतारे, सीधी बात है, ना उतारे। अगर एनडीए वाले आरोप लगा रहे हैं ना, जो भाजपा वाले और जदयू वाले लगा रहे हैं, आप वो बी टीम के रूप में ये गठबंधन का काम करने आए हैं। नहीं, देखिए, बी टीम ए टीम कोई नहीं होता है। हमारी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है और लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, अगर पार्टी हमारी रजिस्टर्ड है तो हम चुनाव लड़ सकते हैं। लोकतंत्र हमको अधिकार देता है, हम कहीं भी लड़ेंगे। आप इनडायरेक्टली सहयोगी के तौर पर इंडिया अलायंस का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि पिपरा विधानसभा में भाजपा चुनाव जीती है, केसरिया में देखिए तो जदयू चुनाव है, ऐसे तमाम आपके जो आप गिना रहे हैं, वहां पे तो पहले से एनडीए जीती हुई है, तो उनको डैमेज करने के लिए आप लोग आ रहे हैं। एनडीए जहां जीती हुई है, एनडीए वहां इंडिया गठबंधन का कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास अपना जो प्रत्याशी है वो उस ढंग का नहीं है कि वो जीत सके। आपने लोकसभा चुनाव में देखा, ये लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो इंडिया गठबंधन कितने सीटों पर जीती है, 40 लोकसभा के सीटों में, आपको अच्छे
अच्छे से पता है। वहीं आरजेडी भी कितने सीट चुनाव लड़ती है, 23 सीटों पर, और 4 सीट जीत पाती है और 19 सीट लगातार हार जाती है। तो इसका क्या गारंटी है कि जहां एनडीए गठबंधन के लोग जो जीते हुए विधायक हैं उनके, वहां पर इंडिया गठबंधन के लोग जीते ही जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। तो वहां तो हमारी ताकत दिखा रही है, हमारे लोग हैं वहां। यहाँ पे आपको रोके, पिछला चुनाव को आप देखें, पिपरा विधानसभा जी 6000 सीपीआईएम का कैंडिडेट हारा जी। इस बार आप लोग आ रहे हैं तो वो 6000 आप लोग सपोर्ट उनको करते तो क्या वो चुनाव नहीं जीत सकते? तो हमने तो कहा कि जब गठबंधन के तौर पर आ रहे हैं ना, अकेली पार्टी तो कोई लड़ नहीं रही है, गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, आप समझिए इस बात को। तो इंडिया गठबंधन के जो राजकुमार है, 2 राजकुमार, एक दिल्ली वाले राजकुमार, एक बिहार वाले राजकुमार, अगर उनको इतनी समझ नहीं है कि भाई पूरे बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को खदेड़ना है तो हमको सभी दल, सभी जाति के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए। तो जब उनको इतना ज्ञान नहीं है तो फिर हमको आपको सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हमारी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है और हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चाहे कोई जीते कोई हारे, उससे क्या मतलब है। हम जीतेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, हम अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव। और सेकुलर हमारी जो लोग है, हमारी जो पार्टी है, वो सेकुलरिज्म पर विश्वास करती है और सभी दल, सभी जाति के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो भाई हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमारी पार्टी जीतेगी। पिछली बार क्या हुआ नहीं हुआ, अगर इसको देखा जाए तो 40-50 सीट तो ऐसी है जहां इंडिया गठबंधन 3,000, 5,000, 2,000 से हारी है। तो फिर वहां पर सोचना चाहिए ना कि किनके वजह से आप हारे हैं, उनको अलायंस में लीजिए। लेकिन आप तो नहीं ले रहे हैं, आप अपने घमंड में चूड़ हैं कि भाई हम अकेले ही जीत जाएंगे। तो इसलिए तो हमारी पार्टी ने कहा है कि 100 सीट हम लड़ेंगे और 143 आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप जाइए 122 सीट जीतकर सरकार बना लीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हम 100 सीट पर लड़ेंगे। और इस 100 सीट पर एनडीए गठबंधन अगर चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को और इंडिया गठबंधन को हराया जाए तो आप इन 100 सीटों पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी न उतारे, ताकि हम लोग मजबूती से चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगों को भगाएं। इंडिया गठबंधन में देखिए तो बहुत सारे पार्टियां हैं। बड़ी पार्टी में कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, बहुत सारे और पार्टियां उसमें जुड़े हुए हैं। तो कैसे सीट का बंटवारा होगा? कैसे 143 में वो सभी लोग बांट लेंगे, 100 सीट आप पे छोड़ देंगे? देखिए, आप हमको बताइए कांग्रेस का क्या अस्तित्व है बिहार में? आप हमको बताइए। कोई अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का। वो मजबूरी में गठबंधन में आती है तो जात के नाम पर उनको वोट मिल जाता है, वो जीत जाते हैं। एक उनका प्रत्याशी नहीं मिलेगा आपको, एक कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। कोई तो ऐसा विधानसभा है जहां एक कार्यकर्ता के लिए तरस रही है कांग्रेस। उनके पास कोई आधार नहीं है बिहार में। उनके पास एमएलए है बिहार में, भले एमएलए हैं, 19 एमएलए हैं या 17 एमएलए हैं, उनके एमएलए हैं, लेकिन वो गठबंधन के दम पर जीते हुए हैं। आप इस बात को समझिए पहले। दूसरी तरफ जो है राष्ट्रीय जनता दल है, जो अपने आप को बिहार का मालिक कहती है, बड़ी पार्टी, बड़ी दल कहती है, वो किसके दम पर टिकी हुई है? 2015 के चुनाव में 30 विधानसभा में से 27 जीत लिया था। अच्छा। और इस बार 19 है उनके भी। आप तो खुद देखिए, आप जब 15 में 27 थे, इस बार 19 अभी बचे हुए हैं और 2025 में कहीं 0 ना हो जाए, इसका गारंटी कौन देगा? इसका गारंटी कौन देगा? और मजबूती से पप्पू यादव हैं उनके सांसद, और कन्हैया कुमार जैसे बड़े नेता। कन्हैया कुमार जी, देखिए कन्हैया कुमार जी को कांग्रेस खुद आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है और जो बिहार के राजकुमार बनते हैं, आरोप तो तेजस्वी यादव पे लगता है, बिल्कुल, मैं वही तो इन लोगों की वजह से उनको आगे नहीं करना जी। बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी चाहते हैं कि अगर कन्हैया कुमार जी आगे हो जाएंगे तो उनका राजनीतिक करियर खतरे में आ जाएगा, उनका भविष्य खतरे में आ जाएगा। क्योंकि कन्हैया कुमार जी, देखिए व्यक्तिगत मैं बात कर रहा हूँ, पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना है ही नहीं। कन्हैया कुमार जी क्योंकि बिहार के लाल है और अच्छे हैं, वो अच्छे नेता में गिने जाते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में बोलता हूँ। और मैं उनको एक तरह से समझिए कि जिस तरह से मैं चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आइडल मानता हूँ राजनीतिक रूप से, उसी तरह से कन्हैया कुमार जी को भी मैं बड़े भाई के तौर पे देखता हूँ। क्योंकि उनकी जो राजनीति पकड़ है वो जमीन से उठकर गई है, यहाँ तक जो आज पहचान बनाए हैं वो भी सेम अपने दम पर बनाए हैं। तो कन्हैया कुमार जी में तेजस्वी यादव जी से 1000 गुना ज्यादा राजनीतिक समझ, बूझ और क्वालिटी है। और अगर कन्हैया कुमार जी बिहार से विधायक और सांसद बन जाते हैं तो तेजस्वी यादव जी का करियर खतरे में आ जाएगा, सवाल उठने लगेगा उनकी योग्यता पर तेजस्वी यादव जी के। इसलिए तेजस्वी यादव जी नहीं चाहते हैं कि किसी भी सूरत में कन्हैया कुमार जी आए। दूसरा, पप्पू यादव जी की आप बात कर रहे थे। पप्पू यादव जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं रही है। कभी कर रही है? नहीं करती है। कांग्रेस उनको साथ अपने मंच साझा कर रही है। नहीं, मंच साझा करती अगर कांग्रेस तो उनको गाड़ी से उतारा जाता, धक्का मारा जाता। कन्हैया कुमार को भी उतारा गया। तो यही
तो मैं बोल रहा हूँ कि बिहार में वो तो तेजस्वी यादव की राजनीतिक थे ना, उस मंच पे तो इस बात तो मैं अभी तो क्या बोल रहा था आपको कि यहाँ कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। यहाँ महागठबंधन में जुड़े हुए आरजेडी कंपनी के जो मालिक लोग हैं वही चलाते हैं, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी को हो चाहे कांग्रेस पार्टी को, वही निर्णय कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का जो निर्णय है वो राजद कंपनी से होता है, पार्टी नहीं उसको बोलिएगा। आरजेडी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कंपनी तय करती है कि किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। अगर कांग्रेस का भी प्रत्याशी हो तो भी वो आरजेडी तय करेगी। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि कांग्रेस का कोई आधार नहीं है यहाँ पर। अगर कांग्रेस का कोई आधार होता तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज का क्यों वो धंसते जा रही है, खत्म होते जा रही है, विलुप्त होते जा रही है, इस बात को समझने की जरूरत है। वो अपने दम पर नहीं है। उनके 4-5 जो राष्ट्रीय कमेटी में नेता बैठते हैं उनको लगता है कि वो जो फैसला दिल्ली में ले लेते हैं एसी रूम में बैठकर वही आधार हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतने नेताओं पे बोले तो आप प्रशांत किशोर पे बताइए, वो आपको कैसे लगता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि प्रशांत किशोर जी अभी मतलब नया दल बनाए हैं, तो चुनाव तो लड़े नहीं हैं, वो अभी फर्स्ट टाइम वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब उनको तो जनता बताएगी, मैं क्या बता सकता हूँ। उनके जो विचार है, उनका जो बिहार को लेकर सोच है, जिस आइडियोलॉजी के साथ वो आए हैं, जिस मैनिफेस्टो के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उससे आपको कैसे व्यक्तिगत वो लगता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बिहार बदलना हर युवा चाहता है, क्योंकि बिहार की बदहाली, भूखमरी, पलायन, बेरोजगारी, इससे हर बिहारी त्रस्त है, हर बिहारी इस परेशानी का सामना कर रहा है। तो बिहार बदलना यकीनन हर युवा चाहता है, हर लोग चाहते हैं कि बिहार बदला जाए। जो लोग 30 साल से राज कर रहे हैं उनको भी बदला जाए। यह हर बिहारी का अपना अपना है कि भाई उसको बदला जाए, हटाया जाए। चाहे नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन हो, चाहे महागठबंधन के लोग हो, 30 साल से यही लोग राज कर रहे हैं, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, इनको बदलना जरूरी है। इसलिए प्रशांत किशोर जी भी वही प्रयास कर रहे हैं जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग सब एक ही प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को बदलना चाहिए। ये उनका अलग दल है, हमारा अलग दल है, बस यही है। एक और इसमें रहेगा, मान लीजिए बिहार में आप लोग सक्रिय हैं, आप बिहार की राजनीति को समझते हैं, कुछ सीटें प्रशांत जी के आते हैं, उसमें कुछ सीटें आपका आता है और आपके सहयोग से उनकी सरकार बन सकती है, तो आप क्या उनके साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय कमेटी का जो फैसला होगा वो फैसला होगा। हम जैसे जिस बिहार को बदलने के जिस भाव से चलते हैं, आपके स्वयं की व्यक्तिगत मैं पूछना चाहूँगा, से अगर आपकी व्यक्तिगत उनसे अगर रहेगा तो सपोर्ट करेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को हराने के लिए या उनको सत्ता से दूर करने के लिए जिन लोगों को, जिन पार्टियों को हमारी ज़रूरत पड़ती है, अगर पार्टी सामने से आकर हमसे कहती है कि भाई आप हमारे साथ आइए, तो यकीनन हमारी पार्टी बिल्कुल चाहती है कि एनडीए गठबंधन को खदेड़ा जाए, उनको सत्ता से दूर किया जाए और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो हम सब मिलकर एक साथ रहकर अपना विकास करें बिहार का और बिहार की जनता का। ठीक। आजाद समाज पार्टी से आप पिपरा विधानसभा आए हैं, आपको कितना एडवांटेज मिलेगा कि इस बार आप चुनाव जीत जाएं? क्योंकि वो जो गढ़ है वो पूरा समझिए तो कम्युनिस्ट का गढ़ है, कम्युनिस्ट के वोटर वही हैं जो आप लोगों के वोटर हैं, और जैसे ही आप आते हैं तो कम्युनिस्ट वहाँ पे कमज़ोर हो जाती है, आप लोग मजबूत हो जाते हैं, तो वहाँ पे किस प्रकार के समीकरण बने? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये कम्युनिस्ट का गढ़ हुआ करता था, तब था, अभी हर समय में बदलता है, सिचुएशन बदलता रहता है। और आज सिचुएशन यह कहता है कि बिहार का लगभग सीट पर निर्णायक भूमिका में दलित समाज और मुस्लिम समाज है। अगर मुस्लिम समाज और दलित समाज एक हो जाएं तो बिहार में 2025 का सरकार बन जाएगा। इसलिए बन जाएगा क्योंकि इन्हीं की आबादी ज़्यादा है और हमारे ही वोट पर, या एनडीए हो या इंडिया हो, वो हमारे ही वोट पर, हमारे ही कंधे पर चढ़कर सरकार बनाने का सपना देखती है। क्योंकि जिन जाति धर्म का वो ठेकेदारी लेते हैं वो लोग, उन जाति धर्म के लोग इधर उधर बदलते रहते हैं, लेकिन दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग जहां भी देते हैं एक तरफा देते हैं और वही उन लोगों का प्लस पॉइंट हो जाता है। जिसकी इसमें एक और चीज़ रोकना चाहिए, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है एमवाई समीकरण के साथ बिहार में चुनाव लड़ता है, तो उस एमवाई को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि आप स्वयं उसी समीकरण से आते हैं, लोग आपको क्यों वोट करेगा? क्योंकि ऊपर प्रतिनिधित्व तो तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण का बोल रहे हैं से हम ही इन लोगों का संरक्षण है, हम ही इनका सब लोग उद्धार कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, अगर एमवाई समीकरण होता, तेजस्वी यादव जी अगर एमवाई समीकरण चालू रखते, लागू किए रहते, तो एमवाई को बराबर का हक मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो क्या होता है कि जो मुस्लिम समाज है, जिनको एम कहते हैं, जो मुस्लिम समाज है, आज उनके बिहार में नेता विलुप्त हो चुके हैं। आज उनके कोई नेता नहीं है बिहार के अंदर में। पार्टी में शीर्ष नेताओं में से कहीं शामिल है? नहीं है।
पार्टी को जो बनाया, आप इस बात को समझिए, थोड़ा बैक में जाइएगा तो राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड जो अभी कंपनी हो गई है, इसको कौन बनाया? शहाबुद्दीन साहब का सहयोग। इसको शहाबुद्दीन साहब बनाए, शहाबुद्दीन साहब और फातमी साहब मिलकर बनाए। लालू यादव जी का सहयोग रहा, आप समझिए, पार्टी शहाबुद्दीन साहब और फातमी साहब बनाए। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का सहयोग रहा, लालू यादव जी का सहयोग रहा। लेकिन आज जब आप देखिएगा तो इस पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया गया और लालू यादव जी इसको अपने घर की कंपनी बना दिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आज 35 साल से वही बने हुए हैं, मालिक तेजस्वी यादव जी है। आज शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लोग देखिए अनाथ बहुआ रहे हैं, कोई मालिक है? राजनीतिक विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जब लालू यादव का गठबंधन हुआ था तो इसी बात पे हुआ था कि शहाबुद्दीन साहब को जेल करेंगे और उनके जेल के वसीयत में ही नीतीश कुमार उनके साथ गठबंधन में। तो यही तो मैं समझाना चाहता हूं मेरे बिहार के मुस्लिम समाज और दलित समाज को, यही तो समझाना चाहता हूं मैं कि मुस्लिम समाज का कभी आरजेडी हो ही नहीं सकता है। मैं यही तो समझा रहा हूं। आप इस बात को समझिए, जब शहाबुद्दीन साहब का देहांत हो जाता है, आपके पार्टी का 50% का मालिक है और अगर उनका देहांत हो जाता है तो आपको खबर तक नहीं होती है महीनों महीनों। आपके परिवार के 2 बच्चे तेजस्वी यादव जी और मीसा भारती जी दिल्ली में पिकनिक मनाते रहते हैं और वह जाते नहीं है दिल्ली में। लालू यादव जी सिंगापुर किडनी का इलाज करवाते रहते हैं, एक ट्वीट तक नहीं निकलता है। वहीं शरद यादव जी का जब देहांत हो जाता है तो 12 बजे रात को लालू यादव जी ट्वीट करते हैं, क्योंकि शरद यादव जी उनके जात के नेता थे और लालू यादव जी और शहाबुद्दीन साहब जात के नेता नहीं थे। इसी से बिहार के मुसलमानों को समझना चाहिए कि अगर शहाबुद्दीन साहब के नहीं हुए लालू प्रसाद यादव जी, शहाबुद्दीन साहब के नहीं हुए तेजस्वी यादव जी, तो बिहार के दरी बिछाने वाले, झंडा ढोने वाले मुसलमानों के कैसे हो जाएंगे आरजेडी के लोग और लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी? यह बिहार के मुसलमानों को सोचना चाहिए। क्या आप भी रिलीजन की राजनीति के साथ आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारी जो पार्टी है वो रिलीजन को नहीं देखती है। हमारी पार्टी शोषित से बोले हैं मुस्लिमों को समझना चाहिए, तो क्योंकि उनके लिए तो पार्टी ये ओवैसी साहब की भी पार्टी है, विकल्प में मेरा ये कहना है सिर्फ कि आज वर्तमान में बिहार का 90% मुस्लिम समाज किसको वोट करता है? आरजेडी को वोट करता है। 90% एनडीए को हराने के लिए, एनडीए को भी नहीं करता है, एनडीए को हराने के लिए। वो गलत है। आप क्यों नहीं हरा पा रहे हैं? फिर इतने सालों से आप दे रहे हैं वोट। लालू यादव जी तो नहीं हारे, तेजस्वी यादव जी तो नहीं हारते अपना विधायकी सीट राज्यसभा। सुनिए, अगर एनडीए को हराना है तो जो मुस्लिम समुदाय है वो उनके जो विरोधी मजबूत है उनको दे। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन मजबूत है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है। हमको किसी को हराना है, हम लड़ेंगे तभी ना हराएंगे। हम आपको जितवा दिए, हम आपको वोट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लड़ लीजिए। और कल होकर रात को चेतन आनंद जी जिस तरह से रात को तेजस्वी यादव जी के घर में बैठ के गिटार बजाते हैं और सुबह में चले जाते हैं उस तरफ जाकर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में बैठ जाते हैं, हम कैसे मान लें कि आप हरा दीजिएगा? जब हमको भाजपा को हराना है तो हमको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मुसलमान 18% है ना, तो मुसलमान चुनाव क्यों नहीं लड़ता है? क्यों आरजेडी के पाले में जाकर वोट 99% कर देती है और आरजेडी का जो लालटेन है उसमें किरासन तेल बनकर जलती रहती है? पिछले 35 सालों से 30 सालों से सिर्फ मुसलमान जला है, बदले में कुछ नहीं मिला है। आरजेडी का आज देखिए, आरजेडी के परिवार में आप मीसा भारती जी राज्यसभा जाती हैं, 3 बार चुनाव हारी लोकसभा का, 2 बार चुनाव हारी ना लोकसभा का, लेकिन उनको राज्यसभा भेज दिया गया। लेकिन हिना साहब जब 2 बार चुनाव हारी तो हिना साहब को काहे नहीं भेजा गया राज्यसभा? ये सोचने वाली बात है। कोई दलित समाज का नेता आज तक उभरने नहीं दिया लालू प्रसाद यादव जी, कोई मुस्लिम समाज का नेता नहीं उभरने दिए। एक भी मुस्लिम नेता को नहीं भेजा गया राजद के द्वारा राज्यसभा में। नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो मैं भी बोल रहा हूं कि मीसा भारती जी जब चुनाव हारेंगी तो राज्यसभा जाएंगी और हिना साहब जब चुनाव हारेंगी तो उनको टिकट भी नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद अवध बिहारी चौधरी जी को टिकट देकर 80,000 वोट कटवाकर हरवा भी दिया जाएगा और बाद में मूर्ख बनाने के लिए हिना साहब और ओसामा साहब को बुलाकर टोपी भी पहनाया जाएगा जो गुलामी का प्रतीक है। आरजेडी का टोपी गुलामी का प्रतीक है मुसलमानों के लिए। आप क्या कहना चाह रहे? झांसे में नहीं आना है। बिल्कुल, अगर मुसलमान चाहते हैं, बिहार के मुसलमान अगर चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से उनकी हिस्सेदारी बढ़े तो वो उन्हीं के साथ जाएं जो उनके साथ हैं। और आज वर्तमान में देश में एक ही आदमी है जो उनके साथ खड़ा है ताल से ताल मिलाकर, और वह है चंद्रशेखर आजाद रावण साहब, जो मुसलमानों का कहीं भी मुद्दा होता है मुखर होकर बोल रहे हैं। आप हमको एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड वाला मामला चल रहा था, वो कौन ऐसा दल और पार्टी है जो रोड पर धरना कर रहा हो और डंडा खाते हुए जेल गया हो? मैं गारंटी देता और मैं वीडियो फोटो देता हूं कि हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब जौहर आजाद जी और हमारे पार्टी के
भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अमरज्योति जी डंडा खाए हैं, लाठी खाए हैं और उसके बाद जेल भी गए हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को रिजेक्ट कराने की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर धरना दिए हैं और जेल भी गए हैं। कोई दूसरी पार्टी है जो जेल गई हो? तो हमारे लिए जब आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, भीम आर्मी लड़ रही है, चंद्रशेखर आजाद रावण साहब लड़ रहे हैं, तो फिर मुसलमान क्यों लालटेन में जाकर किरासन तेल बनकर जलते जा रहे हैं? जलना बंद करिए और आजाद समाज पार्टी के साथ आइए और आप साथ दीजिए। अगर मुसलमान समाज चाह लेंगे और दलित समाज चाह लेंगे तो बिहार में आजाद समाज पार्टी की सरकार भी होगी और उनका नेतृत्व भी मुसलमान समाज करेगा और दलित समाज करेगा। और जो शोषण हो रहा है मुसलमानों और दलितों पर, उस पर भी लगाम लगेगा। ठीक है, मुसलमान तो कंफ्यूज हो जा रहा है ना। इंडिया गठबंधन भी वोट मांग रही, प्रशांत किशोर भी सेम आके बोल रहे हैं से हाँ आपको यूज कर रहे हैं, आपके प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा रहे हैं। हालांकि वो 40 सीटें घोषित भी कर दिए हैं कि 40 सीटों पर हम केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा, वो आरक्षण भी दे दिए। आपका आजाद समाज पार्टी आ रही है, सेम चीजें बोल रही है, तो मुस्लिम तो कंफ्यूज रह रहा है, सब वोट कहाँ दे? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए रोड पर हमारी पार्टी न लड़ रही है, किशोर भी सेम बात है, रोड पर नहीं न लड़े हैं, जाकर डंडा नहीं न खाए हैं। वक्फ बोर्ड पर जो मामला हुआ है उसमें कहाँ दिखाई दिए? सीए एनआरसी का मामला हुआ था पूरे देश में। एक मिनट, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, पूरे देश में सीए एनआरसी का जहां भी कैंप लगा था, धरना स्थल बनाया गया था, वहां भीम आर्मी एक तट पर खड़ी थी। तब हमारी बना ही नहीं था। तो मैं वही तो बोल रहा हूं, जब शुरू से हमारी पार्टी, हमारे संगठन के लोग जब मुस्लिम समाज के साथ हैं, दलित समाज के साथ हैं, उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो फिर ये सेकुलर बहरूपिया, सेकुलर दलाल टाइप का जो पार्टी घूम रहा है, इनके पीछे जाने का जरूरत नहीं है। दलाल हैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन दलाल, हम नहीं, सेकुलर जो पार्टी अपने आप को सेकुलर बताती है और सेकुलर के नाम पे सिर्फ जात की राजनीति करती है, मैं उन दलों का बात करता हूं जिसमें आरजेडी और कांग्रेस आती है। मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं जो सिर्फ अपने जात के लोगों को देखते हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष किसी के जात के हैं तो वो उन्हीं के जात के चक्कर में रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं उन सेकुलर पार्टियों की बात कर रहा हूं। मेरी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, यह भी सेकुलर है, लेकिन आप देख लीजिए, एक भी वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, ऐसा कोई भड़काने वाला बयान नहीं होगा। कहीं शोषण किसी पर हो रहा है, उसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं, उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए धरना देते हैं। तो यह सब काम सामाजिक काम है। अब सामाजिक काम में अगर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी सहयोग कर रही है तो लोगों का भी काम है कि भाई उनका हाथ ताकत दीजिए, उनको हाथ से कंधा मिलाकर चलिए, तभी तो मजबूत होंगे, तभी तो आपके लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन नहीं, आपके पिपरा के विधानसभा के जनता से क्या आपकी वादा रहेगा, क्या उनके लिए विश्वास में लेने के लिए क्या बातें रहेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इससे पहले जितने भी लोग यहाँ चुनाव जीते हैं या चुनाव लड़े हैं, कोई ना कोई वादा तो किए हैं, लेकिन कोई वादा किसी का पूरा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सामाजिक मुद्दा है, व्यक्तिगत मुद्दा अलग होता है, गाँव ग्रामीण का मुद्दा अलग होता है, लेकिन सामाजिक जिससे लाखों लोगों को फायदा हो, वो हमारा चकिया चौक पर रेलवे गुमटी है, जिस पर रोज जाम लगता है, लाखों की तादाद में लोग गुजरते हैं वहां से और रोज घंटों 2 घंटा परेशान रहते हैं, जिस पर वादा करते करते लोग थक गए। 35 साल से सांसद जी सांसद हैं, विधायक 2 बार से जीतते जा रहा है, इससे पहले भी विधायक रहा, लेकिन चकिया चौक पर पुल का निर्माण नहीं हुआ। एक इब्राहिमपुर घाट है जहां उस तरफ लगभग लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, जहां से नाव पर लोग चढ़कर आज इस 21वीं सदी में आते हैं लोग, जहां दुनिया में भी, हमारे देश में सब जगह पर बड़े बड़े पुल निर्माण हो गए, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा हमारे विधानसभा में एक ऐसा जगह है जहां लोग आज पुल पर चढ़कर आ रहे हैं, लोग अपना जान जोखिम में डालते हैं। इब्राहिमपुर घाट पर पुल का निर्माण होना चाहिए, जिसके लिए लगातार लोकसभा के संसद भवन के अंदर भी आवाज उठी है, लेकिन आवाज सिर्फ दिखाने के लिए उठी थी, बनाने के लिए नहीं उठी थी। माननीय नीतीश कुमार जी मोतिहारी के दौरे पर भी आते हैं, घोषणा भी कर देते हैं कि 70-75 करोड़ की लागत से बन भी जाएगा, लेकिन नहीं बनता है। विधायक जी 2 बार जीतियों के आगे, इससे पहले भी जीत गए और घोषणा भी कर दिए कि बन जाएगा, लेकिन नहीं बना। यह 2 मुद्दा सामाजिक मुद्दा है। इनके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको जरूरत है लोगों का। स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, क्योंकि अगर शिक्षित लोग रहेगा तो आपके रोजगार देने की जरूरत नहीं, वो रोजगार अपने उत्पन्न कर लेंगे, वो लोग अपना ही कर लेंगे। लेकिन जब शिक्षित ही नहीं रहेगा तो लेबर में कमाएगा, फिर दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम की जरूरत है। पिपरा विधानसभा में यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत है, लैब बनाने की जरूरत है, जहां बच्चों प्रशिक्षण कर सके, जाकर सीख सके, कुछ नया तकनीक उत्पन्न कर सके। तो इस तरह का काम शिक्षा के क्षेत्र में पिपरा विधानसभा में होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। तो यह सब मुद्दे हैं।
आप देख रहे थे और सुन रहे थे मुमताज़ आलम जी को, और इनके बातों से आप कितने सहमत हैं, इनके मांगों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट माध्यम से बताइएगा। और इनकी बातें अच्छी लगी तो अपने आसपास लोगों को शेयर कीजिए ताकि इनकी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आगे के वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।